डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे प्रश्न लिखा है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बात परिमेय और अपरिमेय की है। अगर आप नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कक्षा 9 के प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो संख्याओं के वर्गीकरण पर प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपरिमेय संख्या पर थोड़ा सा विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। अपरिमेय संख्याओं पर क्या है यह? जैसे अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक मोटा अंदाज लग जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 8 में जब थे तो वहां पर वर्ग और वर्गमूल पढ़े होंगे और वहां 16 लिखा अगर करड़ी के अंदर तो आप ऐसा करते थे, 16 का अभाज्य गुणनखंड कर देते थे और जोड़े पर बाहर निकाल देते थे तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाता था। अगर घनमूल की बात करें, घनमूल में 27, तो यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3 और यहाँ पर त्रिक बनाते थे, 3 हो जाता था। मतलब ये है कि यहाँ 16 करड़ी से मुक्त हो गया, ये 27 भी करड़ी से मुक्त हो गया। जो राशियां करड़ी से मुक्त नहीं हो पाती हैं उनको हम अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रख देते हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 8, करड़ी में 12, घनमूल में 20, चतुर्थ मूल में 15, इस तरीके की जो संख्याएं हैं इनको हम करड़ी से बाहर नहीं निकल पाते। गुणनखंड अगर होता भी है तो जोड़ा नहीं बन पाता है, त्रिक नहीं बन पाता है, तो इसलिए हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और उसको अपरिमेय संख्या में रख देते हैं। एक दशमलव संख्या की भी अवधारणा है। जो संख्याएं अशांत होती हैं और अनावर्ती होती हैं, अशांत और अनावर्ती, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाती। जैसे 1.01 001 0001 00001 इस तरीके से डैश 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 लग जाता है। अगर हम करड़ी में 2 की अगर बात करें, 2 से कक्षा 8 में हम भाग विधि से वर्गमूल पढ़े हुए हैं। अगर 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो वह एक निरंतर न कटने वाली प्रक्रिया चलती रहती है और दशमलव के 2 स्थान तक 4 स्थान तक हम मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे करड़ी में 2 बराबर 1.4142 1 3 5 6 3 7 इस तरीके से आता रहता है। अगर पाई की हम बात करें तो पाई बराबर हो जाता है, किसी वृत्त की परिधि में उसके व्यास से भाग देते हैं तो हमको पाई का मान मिलता है और वो हो जाता है नियर अबाउट 3.1415, ये हो जाता है 9265 और फिर 3 5 8 9 7 9 इस तरीके से चलता रहता है। मतलब क्या है, यहाँ पहली बात तो ये कट नहीं रहा है, अशांत है, और दूसरी बात क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब किसी एक अंक या कोई संख्या या संख्या समूह बार बार रिपीट नहीं होती है। हर बार अनवरत कोई नई नई संख्या अंक जो है आ जाते हैं, तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमको अगर करड़ी में 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसका हम वर्गमूल निकालना और अशांत और अनावर्ती दिखा दें। वैसा भी कर सकते हैं। 5 का वर्गमूल निकालेंगे, 5 स्थान तक, 8 स्थान तक, 10 स्थान तक, 20 स्थान तक निकालेंगे तो अशांत और अनावर्ती ही आएगा, वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर एक भिन्न विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि करड़ी में 5 को या करड़ी में 2 को या करड़ी में 3 को एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं।
आपको पता होगा कि कोई परिमेय संख्या अगर है तो उसको हम P बटे Q के रूप में लिख लेते हैं, जहां P एंड Q इज एलिमेंट ऑफ I एंड Q इज नॉट इजिकल टू 0। एलिमेंट ऑफ I का मतलब P और Q दोनों इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक विरोधाभास का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं कि माना कर्णिम में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको हम P बटे Q के रूप में तो लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ही है ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q 0 के बराबर न हो। तो हम इसको परिमेय संख्या अगर मान ले रहे हैं तो P बटे Q लिख देंगे, लेकिन आगे एक शर्त यह है कि P और Q का कोई सार्वभाजक नहीं है, कोई सार्वभाजक नहीं है। एक के अलावा, एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो एक की बात नहीं करेंगे हम। या ऐसे भी कह सकते हैं P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, ये भी कह सकते हैं। या P और Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि P और Q का कोई गुणनखंड ही नहीं है। कई तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल दिया कि कोई सार्वभाजक नहीं, एक के अतिरिक्त कोई सार्वभाजक, मतलब P और Q को कोई काटने वाला नहीं है। अब सार्वभाजक की बात अगर आ गई है, जैसे मान लिया कि 3/9 लिखा है, तो 3 कम 3 3 3 9 1/3 हो गया, यानी कि 3 और 9 का सार्वभाजक क्या है? 3 है। अगर लिखा है 2/4 तो 2 से हम कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा 1/2। मतलब ये अपने न्यूनतम रूप में आ गया है। इसका कोई सार्वभाजक नहीं है, इसका कोई सार्वभाजक नहीं है, एक के अतिरिक्त। ठीक इसी तरीके से यह P बटे Q, P और Q ऐसी संख्याएं हैं या ऐसे पूर्णांक हैं जिनका कोई सार्वभाजक नहीं है। अब देखिए, सिद्ध करने के लिए हम क्या तथ्य अपनाएंगे। यहाँ पर मान लिया कि P और Q का कोई गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त, या P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, या P और Q का कोई सार्वभाजक नहीं है। बाद में हम ये सिद्ध कर देंगे कि P और Q का कोई न कोई सार्वभाजक जरूर है। वहीं पर हमारी बात गलत हो जाएगी, हमारा मानना गलत हो जाएगा कि यह परिमेय संख्या है, तो सिद्ध कर देंगे हम कि यह अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी ही बात है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P कर्णी में 5 बराबर P बटे Q लिखेंगे। उसके बाद से इसका हम तिरछा अगर हम गुणा करें, कर्णी में 5Q बराबर हो जाएगा P के, या Q बराबर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं कर्णी ताकि हट जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 5Q² बराबर P², या हो जाएगा यहाँ Q² बराबर P²/5। अब बात समझिएगा, यहाँ Q² बराबर P²/5 हो गया। मतलब क्या है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, P² में 5 का भाग दिया गया तो यहाँ Q² आया। Q² क्या है? Q एक पूर्णांक है तो Q² भी एक पूर्णांक होगा, दशमलव संख्या तो होगी नहीं, Q² भी पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ P² 5 से विभाजित हो जाता है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम एक मान लेते हैं, कथन एक मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आधी बात हमारी यहीं क्लियर हो गई। हमें कहे थे कि P और Q का कोई सार्वभाजक नहीं है। अब यहाँ पर
यहाँ पर P 5 से विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब P का कोई न कोई भाजक या 5 जो है P का एक भाजक हमको तैयार मिल गया। आधी बात तो हमारी झूठी होने लगी यहीं पर। अब देखिए शेष बातें देखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जब P 5 से विभाजित हो गया और पूर्णांक यहाँ पर मान लीजिए कुछ आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर शेषफल शून्य हो जाएगा। और शेषफल शून्य हो जाएगा तो यह किसी न किसी पूर्णांक बार में ही तो कटा होगा। मान लेंगे कि 80 बार में कटता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है P भी 5 से विभाजित होता है। तो मान लेते हैं कि P जो है 5 से विभाजित होता है। कितनी बार में विभाजित होता है? किसी न किसी पूर्णांक बार में विभाजित होगा। उस पूर्णांक को हम C मान लेते हैं। C मानना, M मानना, N मानना, कोई भी हम वेरिएबल मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख सकते हैं कि माना P 5 से C बार में विभाजित होता है। प्यारे बच्चों, ये बोलचाल की भाषा है, विभाजित होता है। बहुत सरल भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब P 5 से C बार में विभाजित होगा तो सूत्र होता है, वो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। मतलब P बराबर क्या हो जाएगा, 5C। यहीं पर लिख देंगे, अर्थात P बराबर 5C। ये हो गया हमारा। अब जब P बराबर 5C हो गया तो एक काम कर सकते हैं, यही से हमारा काम बनेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा 5Q² बराबर P² लिखा है। चूंकि 5Q² बराबर P², इसलिए 5Q² बराबर, अब P बराबर 5C आ गया तो P के जगह पर हम 5C का स्क्वायर लिख देते हैं। तो 5Q² इक्वल टू हो जाएगा 25C²। ये हो जाएगा। अब देखिए, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर C² बराबर क्या हो जाएगा, 5Q² बाई 25 हो जाएगा, या C² बराबर Q² बाई 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 × 5 = 25 कैंसिल हो जाएगा यहाँ। अब एक बात यहाँ पर देखिएगा, जिस तरीके से हम Q² बराबर P² बाई 5 कहे हैं, ठीक उसी तरीके से Q² भी 5 से तो विभाजित हो जा रहा है, जहां C एक पूर्णांक पहले से माना गया है। तो लिखेंगे यहाँ Q² 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। ये कथन हमारा 2 हो गया। कथन 1 देखिए, कथन 2 देखिए। कथन 1 क्या कह रहा है, P भी 5 से विभाजित होगा। कथन 2 क्या कह रहा है, Q भी 5 से विभाजित होगा। इन दोनों कथनों को अगर मिला दें 1 और 2 से, कथन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। अर्थात P और Q का सार्वभाजक 5 मौजूद है। 5 मौजूद है। इससे पहले क्या कहे थे, P और Q का कोई सार्वभाजक ही नहीं है। अभी कथन 1 और कथन 2 से क्या हम प्राप्त कर लिए, P और Q का सार्वभाजक 5 है। मतलब क्या हो गया, अब हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, अतः स्पष्ट है, लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि हमारा मानना कि P और Q का
कोई सार्वभाजक नहीं है, कामा गलत है। गलत सिद्ध हो गया, गलत सिद्ध हो गया। अतः कर्णिम में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात है यहाँ। प्यारे बच्चों, एक बार और देखेंगे यहाँ। मान लेंगे कि कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या, और जब कर्णी में 5 परिमेय संख्या तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q का कोई सार्वभाजक ही नहीं। अब यहाँ कर्णी में 5Q बराबर हम P करेंगे, तिरछा गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों पक्षों का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो 5Q स्क्वायर इजकल टू P स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर इजकल टू P स्क्वायर बाई 5 होगा। एक डिसीजन यहाँ लेंगे, यहाँ P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब P भी 5 से डिवाइड होगा। इसको हम स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं। अब अगर P 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसका कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा और वो पूर्णांक में आएगा, इंटीजर होगा। मान लेंगे कि वो इंटीजर C है, तो P इजकल टू 5C हो जाएगा। अब यहाँ इस स्टेटमेंट में 5 की स्क्वायर इजकल टू P स्क्वायर है, P स्क्वायर के जगह पर 5 स्क्वायर अगर पुट कर देते हैं, यहाँ 25C स्क्वायर हो जाएगा। C स्क्वायर की वैल्यू अगर हमको प्राप्त करनी हो तो 5 की स्क्वायर बाई 25 हो जाएगा। C स्क्वायर इजकल टू Q स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। दूसरा डिसीजन हमको यहाँ लेना है, Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि Q भी 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम ये देखें तो हम पाएंगे कि P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात P और Q का सार्वभाजक या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 उपस्थित है, मौजूद है। पहले क्या माने थे, P और Q का कोई सार्वभाजक ही नहीं है, लेकिन हमने P और Q का सार्वभाजक 5 ला दिया, इसका मतलब हमारा पहले कथन गलत हो गया। वो परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरीके से कर्णी में 5 को आपने अपरिमेय सिद्ध किया है, ठीक उसी तरीके से कर्णी में 3, कर्णी में 7, कर्णी में 2, ऐसे बहुत सारी अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको अगर लाभ पहुंचाती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसे आप कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। जय हिंद।